दिलावर की बातों ने इसे हैरान कर दिया था। वो ये जो सोच रही थी कभी भी अपना हक वसूल कर लेगा। आज कसम खा चुका था कि जब तक वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार न कर दे तब तक वो अपना हक इससे नहीं लेगा। यानी हक देने के लिए मोहब्बत होना ज़रूरी थी, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो कभी इस इंसान से मोहब्बत कर सकती थी तो क्या वो टेंशन से फ्री हो चुकी थी कि वो कभी भी इसके पास आकर इसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन मगर इसकी इस बेबाक बातें और जिसारतें वो साफ अल्फाज में कह चुका थे। वो जब भी अपने जज्बात के हाथों मजबूर हुआ तब इसी की कुर्बत के लिए इसके पास आएगा, लेकिन एक हद में। क्या इसकी हद इसके लबों तक महदूद होगी? इसने आईने में अपना चेहरा देखा। अपने लबों पर खून की छोटी सी बूंद देखकर बेख्तियार इसकी हरकत याद आई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना चेहरा देख सके। इसका चेहरा इस वक्त सारी दुनिया की सुर्खी समेटे हुए था। वो एक इंतहाई बेशरम और बेबाक इंसान था। ये इसने खुद ही फर्ज कर लिया। इसकी जसारतें और हरकतें वो बुरी नहीं थी। ये तो शुक्र था इसने खुद ही फैसला कर लिया था कि जब तक इसे मोहब्बत ना हो जाए वो उसके पास नहीं आएगा, वरना वो बुज़दिल तो पहले ही थी। शायद इसके सामने अपना वकार भी खो बैठती। वो ये पहला मामला था जिसमें वो इसे अच्छा लगा था, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपनी सोच को झटा। वो एक बुरा इंसान था, बहुत बुरा इंसान। इसकी वजह से इसके बाबा की इतनी इंसल्ट हुई। फिर वो ये कैसे बात भूल जाती कि इसने असद को गोली मारी। पता नहीं वो किस हालत में होगा, यकीनन अभी तक हॉस्पिटल में होगा। इनके निकाह को 1 हफ्ता हो चुका था, इसे पता भी ना चला था। 4 दिन वो होटल में रहे थे और तीसरा दिन आज इनके यहाँ इस घर में। वक्त तेजी से गुजर रहा था। इसकी जात चंद लोगों के आगे पीछे घूम कर रह गई थी। वो बुरी तरह उलझ गई थी उलझे रिश्तों में। इस शाम अभी तक सो रही थी। उठ जाओ, कितना सोओगी तुम लड़की, तुम्हारी नींदें पूरी नहीं होती। वो कब से इसे जगा रहा था। रात को इसे सोचते सोचते ही सो गया था। जब कमरे में आई इसे सोते देखकर पुरसकून हुई थी। इसके साथ ही बैठ के एक कोने पर इसने अपनी जगह बनाई थी। वो थोड़ी देर में इसे घूरती रही, लेकिन वो सच में गहरी नींद में उतर चुका था। वो इसी बात में सोचती रही थी कि क्या था इस आदमी के दिमाग में, क्या चल रहा था। वो कल इससे अच्छी खासी बेइज्जती करवाई थी इसने महफिल में इसकी, लेकिन इसके बावजूद भी शख्स के चेहरे पर एक शिकन न आई थी। इसे तो लगा था इससे डराएगा, डांटेगा, बल्कि वो तो इसकी तरफ से इससे भी बुरे की उम्मीद रख रही थी। लेकिन वो ऐसा नहीं था। क्या वो सच में इससे मोहब्बत करता था? शायद, वरना अगर इसकी जगह कोई और होता तो यकीनन इसके साथ बहुत बुरा रवैया रखता। लेकिन इस शख्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बारे में हरगिज़ अच्छा नहीं सोचना चाहती थी और ना ही इसे अच्छा समझना चाहती थी। लेकिन कल रात इसके करीब आने से इनकार करना और फिर महफिल के बारे में इससे कोई बात ना करना कहीं ना कहीं इसके दिल में इसके लिए एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ गया। वो अब वह इतनी मोहब्बत से इसे जगा रहा था। वो आंखें खोले बस इसे देखे जा रही थी। सफ़ेद कॉटन के सूट में वो बहुत जाज़िब नज़र लग रहा था। इसकी आंखें खोलने पर इसने मुस्कुराकर इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। इसके पास बैठते हुए इसके माथे को छुआ। इसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक फिक्रमंदी में बदल गई। तुम्हें तो बुखार है, तुम तो बहुत बीमार हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरी जान? इसके माथे को चूमता वो परेशानी से इसे देख रहा था, जबकि वो तो कब से इसे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी। आंखें बंद करती रुख बदल गई। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो बेहद परेशान हो गया था, जबकि इसकी परेशानी देखकर शाम को ना जाने क्यों पहली बार बहुत अच्छा लगा। इसके साथ जो रिश्ता कुदरत ने जोड़ा था वो चाहकर भी इससे इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन इसकी मोहब्बत सच्ची थी या नहीं वो नहीं जानती थी। इसका फिक्र करना, मोहब्बत जताना, सब कुछ इसके लिए बहुत नया था। इसने इन एहसास को कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में छाई खामोशी। शायद वो जा चुका था। यहाँ इसने पलट कर देखने की जहमत नहीं की थी, बस आंखें बंद कर गई। आज पूरा खानदान जमा था। सब लोगों को बुलाया गया था। आज शाह खानदान का वारिस पैदा होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। बस एक यही दुआ थी कि इस खानदान का वारिस मिल जाए। वो बेचारी बस यही सोच रही थी कि क्या इसके घर बेटा होगा या बेटी। शाह साहब का अंदाज नज़रअंदाज करने के काबिल हरगिज़ ना था। वो साफ अल्फाज में इसे जता चुके थे कि इनके बेटे की ज़िंदगी में इसकी जगह बस इतनी है कि वो इस खानदान को वारिस दे रही है, और अगर वो ऐसा ना कर सकी तो वैसे अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं रहने देंगे। उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में से कह दिया था कि वो छोटे ख़ानदान की लड़की को बहू हरगिज़ ना बनाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिश के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन इन्हें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे को अंदर तक फंसा लेगी। 9 महीनों में कारिम ने इसको बेहद मोहब्बत दी थी। वो इसके खिलाफ इसकी मोहब्बत बिल्कुल शक नहीं कर सकती थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि वो अपने बाबा जान से बेहद मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि वो तो इसके मुंह से बेटी का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता था। इसने कह दिया था शादी इसने अपने पसंद से की है, लेकिन अपने बाबा को पोते की खुशी देकर वो इसको खुश कर देगा। इसमें वो इसका साथ देना चाहता था। वो इसे साफ अल्फाज में कह चुका था बेटा ही होना चाहिए। काश इसके बस में होता तो वो कुछ भी कर गुजरती, लेकिन यह मामला अल्लाह के हाथ में था। वो सिर्फ दुआ ही कर सकती थी।
बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर गांव की सारी दाई माँ इस वक्त हवेली में मौजूद थी। वो सबको यही उम्मीद थी बेटा होगा। सब इसे हौसला दे रहे थे, लेकिन अपनी तकलीफ से ज़्यादा इसे ये डर था कि बेटी हुई तो क्या होगा। बच्चे की पैदाइश में काफ़ी पेचीदगियाँ हो गई थी। आखिर वो कारब शाह की औलाद था, आसानी से दुनिया में आता तो कैसे आता। लेकिन कारब शाह ने डॉक्टरों की एक लंबी लाइन लगा दी। वो अपनी बीवी को तकलीफ में नहीं देख सकता था जबकि वो भरपूर जब्त का मुजाहरा कर रही थी। अपनी तमाम तकलीफ वो कारब शाह की मोहब्बत के सामने भुला चुकी थी। इसका बेतहाशा मोहब्बत का मुजाहरा और फिर फिक्रमंदी इसकी तकलीफें कहीं दूर ले जा गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने रहमत भेजी है। मेरा मतलब है बेटी हुई है। मैं जानती हूँ बाहर सब लोग शाह साहब के पोते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी इन्हें पोते की खुशखबरी मिलने में कुछ वक्त लगेगा। एक सीनियर डॉक्टर ने मासूम सी बच्ची इनके सामने करते हुए खुशदिली से कहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी न सकी। मैं इसे बाहर इसके बाबा जान के पास लेकर जाती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखा, फिर बच्चे की एक झलक इसे दिखाते हुए इसे बाहर ले गई। जब इसका दिल आने वाले वक्त को लेकर बेहद खौफजदा था। समझ नहीं आ रहा था अब किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो इसका डर सच साबित हो गया था। बेटे के बजाय अल्लाह ने इसे बेटी से नवाजा था। इसके लिए बहुत बुरी खबर हज़गी ना थी। इसे तो दोनों ही कबूल थे, क्या बेटी क्या बेटा। लेकिन बेटा ना होने की सूरत में जिसके ससुर ने इससे कहा था इसका क्या, वो तो साफ अल्फाज में कह चुके थे वो इसके पोते की उम्मीद रखते हैं। अगर पोता ना हुआ तो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वो इसे बेटे की ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं रहने देंगे। तो क्या इतनी सी मुद्दत थी इसकी खुशियों की? हरगिज़ नहीं। जो अल्लाह इतना नवाजता है वो क्या इसे खाली हाथ रखेगा, वो भी तब जब इसने तोहफे में बेटी जैसी रहमत नवाजी हो। नहीं, वो इसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह तो बेटियों से देता है जिससे वो ख़ास जानता है, तो यकीनन वो अल्लाह के लिए ख़ास थी। अभी तो अल्लाह ने अपनी रहमत बख्शी थी, कुछ नहीं होगा इसे। यकीन था सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा या बेटी तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के इख्तियार में ये सब कुछ कहाँ। तो जहानू को पालने वाला बेहतर जानता था कि इसके हक में क्या बेहतर है। हाँ, लेकिन वो चाहती थी कि इसकी पहली औलाद पर सब लोगों की मोहब्बत के दरवाजे खुले हों। अब वो नहीं जानती थी कि आगे से क्या होने वाला था। बस वो अपनी बेटी को पाकर मुतमईन थी, क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा था। बहुत बहुत मुबारक हो शाह साहब, पोती हुई। अल्लाह की रहमत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है, इसे कबूल कीजिए। एक प्यारी सी बेटी को पिंक कलर के ड्रेस में डॉक्टर ने इनके हवाले करना चाहा, लेकिन इससे पहले वो इसे थामते या फिर निगाह फेरते इसकी नाजुक से वजूद को कारब शाह ने अपनी बाहों में भरकर इसे बेतहाशा इसके चेहरे पर प्यार किया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये, देखे माँ, ये मैं बाप बन गया। देखे कितनी प्यारी है, कितना हसीन रूप है इसका। डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? वो अपनी माँ को मुखातिब करता खुशी से कहता डॉक्टर से पूछने लगा, जबकि इसकी खुशी देखकर डॉक्टर के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। जबकि शाह साहब तो जैसे तख्ते में चले गए थे, बिल्कुल खामोश। कुछ बोलने की जैसे इनमें ताकत ही बाकी नहीं रही थी। जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी पेचीदगियाँ आई थी, लेकिन अब वो बेहतर है। हमने तो यही सोचा था इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए हमने जितना हो सके कोशिश की। और देख लें अल्लाह पाक के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से आपके हाथ में एक बेटी, प्यारी सी बेटी है, और आपकी बीवी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं ताकि हम इनका मुकम्मल मुआयना कर सकें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं कल ही अपनी बेटी और बीवी को लेकर आपके पास ले आऊँगा। आप इनका मुकम्मल चेकअप कर लीजिएगा। अपनी नाजुक सी फूल सी बेटी को माँ के हवाले करता हुआ उनका शुक्रिया अदा करने लगा था। बाबा जान आप खामोश क्यों खड़े हैं? आप नहीं देखेंगे अपनी पोती को? मैं उनका हाथ थामते हुए बोला। इसके चेहरे की खुशी देखकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने तासुरात छुपाए थे और हाँ में सर हिलाए, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट न ला सके। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अम्मा बार बार इसका माथा चूमते हुए अपने बेटे की खुशियों की दुआ मांग रही थी। वो ये जो सोचे हुए थी कि शायद इनके बेटे के दिल में भी अपने बाप की तरह बेटी की बजाय बेटे की ख्वाहिश होगी, लेकिन इसे खुश देखकर वो मुतमईन हो गई थी। और के चेहरे को देखने की गलती उन्होंने नहीं की थी। वो बस ये सोचकर खुश थी कि इनका बेटा और अपनी बेटी को पाकर बेहद खुश है। वो तो इस सदके वारी जा रही थी। अपने शोहर के चेहरे पर छाई वीरानी और नफरत को देखना इन्हें याद ही नहीं रहा था, जबकि वो कब से इस नाजुक से वजूद को अपनी नफरत की निगाहों से घायल कर रहे थे। यहाँ मौजूद सब लोग ही इसे कारब की कॉपी कह रहे थे। नहीं, हमें इस औरत के वजूद से पोती नहीं चाहिए। हमें लड़की ज़ात का वजूद कभी पसंद ही नहीं आया। हमें पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर हमें पोता देती तो शायद हम इसे सारी ज़िंदगी के लिए अपने बेटे की मोहब्बत समझकर कबूल कर लेते। 1-2% की लड़की हमें एक पोती देकर ये समझ रही है कि इसने सब कुछ पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोती बिल्कुल पसंद नहीं हमें अपनी बेटी का वजूद पसंद नहीं तो अपने बेटी का वजूद कैसे पसंद होगा? हमें पोता चाहिए, अपने ख़ानदान का वारिस चाहिए। लेकिन इस लड़की से उम्मीद लगाकर हमने गलती की। हमें इस लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी में आने ही नहीं देना चाहिए था।
वो लड़की हसीन थी, खूबसूरत थी। अगर वो शादी से मकाम पर हमारे बेटे को ला सकती थी तो फिर औलाद की मकाम पर लाना इसके लिए कौन सा मुश्किल था। लेकिन नहीं, अगर वो हमें औलाद में पोता नहीं दे सकती तो ये पोती भी हमें नहीं चाहिए। हम नहीं मानते इसे अपनी पोती, और ना ही हमें इसके वजूद से कोई भी चाह है। खानदान का रिवाज तोड़ दिया इस लड़की ने। आज तक हमारी नस्लों में कभी पहली औलाद बेटी पैदा नहीं हुई, लेकिन इसके वजूद औरत के वजूद से पहली औलाद ही बेटी हुई। कम से कम हमें पोती नहीं चाहिए, और ना ही हम इससे मोहब्बत देंगे। इस मोहब्बत पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पोते का हक है। कारिब कैसे इससे इतनी मोहब्बत जता सकता है? हम किसी औरत की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे खानदान का कोई भी मर्द कभी औरत का गुलाम नहीं हो सकता। वो औरत माँ के रूप में हो, बीवी के, बेटी के, या चाहे जिस भी रूप में है। कारिब शाह का जो रूप उन्होंने आज देखा था उसे बहुत अच्छे से समझ गए थे कि कारिब शाह के दिल में कहीं ना कहीं बेटी की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। इसे बेटे से ज़्यादा बेटी की ही खुशी थी। यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इससे पोता चाहते थे, लेकिन कारिब शाह तो बेटी देखकर खुश हो गया था, लेकिन वो खुश नहीं थे। अपने ख़ानदान के रिवाज को ख़त्म नहीं कर सकते थे। ये इनके ख़ानदान का रिवाज था कि इनके ख़ानदान में बेटा पैदा होने वाली पहली औलाद बेटा होता है, तो वो कैसे इस बेटी को बर्दाश्त कर लेते। हाँ, उन्हें कबूल नहीं था वो नन्हा सा वजूद। इन्हें नफ़रत हो गई थी इस नाजुक वजूद से। जानते भी नहीं था कि नफ़रत क्या है। इसके पैदा होते ही इसका दादा इससे बेतहाशा नफ़रत करने लगा था। इसे पैदा हुए एक हफ्ता हो चुका था। कारिब की मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ इसकी बेटी बन गई थी। इसका नाम इसने बहुत मोहब्बत से फातिमा रखा था, लेकिन जब वो इसे पैदा हुई थी, हूर के दिल में अजीब सा डर पैदा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे इसकी ज़िंदगी में वो कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन क्या वो नहीं जानती थी। कारिब ने इससे इस बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं की थी। हाँ, बस इतना कहा था कि इसके बाप को पोती देखकर ज़्यादा खुशी नहीं हुई, इसलिए बाबा को खुश करने के लिए इन्हें जल्द ही इसका पोता देना होगा कि वो खुश हो जाए। और उसके जवाब में वो कुछ नहीं बोल पाई थी, सिर्फ मुस्कुरा दी। अब उसे ये नहीं बता सकती थी कि पोता ना होने की सूरत में इसके बाप ने इसे क्या धमकी दी थी, क्योंकि इसका बाप भी इसके सामने एक बहुत अच्छा इंसान था। इसके लिए इसके बेटे की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, इसीलिए वो अपने बेटे के इस फैसले से भी खुश थे। लेकिन हूर इसका असल चेहरा देख चुकी थी। ये अलग बात थी कि बेटी की पैदाइश के बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो तो इसके सामने भी नहीं आए थे, ना ही उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया था। दूसरी तरफ कारिब के इलेक्शन में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे। दूसरी पार्टी बहुत मजबूत थी और तरह तरह के गेम्स खेलकर इन्हें नाकामी की तरफ ला रही थी। इन्हें एक बड़ा हथियार चाहिए था, कोई ऐसा हथियार जिससे वो सारी बाजी मुखालिफ पार्टी पर उल्टा सके। वो अब इलेक्शन को लेकर जितना परेशान थे, कारिब इतना ही रिलैक्स था। वो कहता था अगर वो ना जीता तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेगा। लेकिन इसका ये अंदाज शाह साहब को पसंद नहीं आया था। इनका बेटा जिसे जीतने का जुनून था, वो जीतने के लिए कोई भी हद पार कर जाता था। अब कह रहा था अगर हार भी गया तो कोई भी बात नहीं। उसका ये कोई बात नहीं होना वाला अंदाज इन्हें पसंद नहीं आया था। शाह साहब को अपना जुनूनी बेटा पसंद था, जो अपनी ज़िद के लिए हद पार कर जाता था। इनका बेटा इनकी बीवी से मोहब्बत करने लगा था, और ऐसा नहीं जानते थे। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पसंद नहीं था इन्हें कि वो औरत ज़ात के पीछे अपनी ज़ात भुला दें। इन्हें यकीन था अगर उन्होंने अभी ये सब कंट्रोल ना किया तो ऐसा होगा। अब इन्हें ये सब कुछ कंट्रोल करना था, कैसे भी। इनकी तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने मेडिसिन लिख दिया, आप इनका ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पर देते रहें। अगर बुखार ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ठंडे पानी की पत्तियाँ रख दें, और इन्हें केला खारगी मत छोड़िएगा। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर मेडिसिन लिखकर इसके हवाले करते हुए कहने लगे थे, डॉक्टर की आज फ़्लाइट थी। डॉक्टर आज हमारी फ़्लाइट थी, हमें यहाँ से जाना है अमेरिका। मतलब है कि मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। मेरी बीवी पहली बार मेरे साथ जा रही है। इनके लिए सफ़र अच्छा नहीं, लेकिन आपकी मर्ज़ी ये है। लेकिन मैं यही करूँगा कि अगर ये इनकी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो फिर आप इन्हें लेकर जाएं, लेकिन इससे इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। आपका जाना ज़रूरी है तो आप इन्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएं। जब ये बेहतर हो जाएंगी तब आ जाएंगी। आपके पास बुखार ही है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं कि डॉक्टर इसे देखते हुए कहने लगे। इसके लिए बुखार बहुत नॉर्मल था, लेकिन दिल और जिसने पहली बार मोहब्बत के जायके को चखा था वो बुखार को नॉर्मल तो हरगिज़ नहीं समझता था। ये लड़की इसके लिए सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसकी मोहब्बत थी। ये अलग बात थी कि अगर वो सिर्फ इसकी फुफ्फो की बेटी होती तो शायद वो इसे छोड़कर चला जाता, लेकिन वो तो इसकी मोहब्बत इसके लिए जीने की वजह थी। इसने हमेशा अपने आप को ख्वाब देखने से रोका था, अपने आप को एक खोल में बंद रखा था, लेकिन अब वो ख्वाब देखने लगा था। इसके ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी, इसके साथ जीने की ख्वाहिश करने लगा था। वो उसके साथ जीना चाहता था, ज़िंदगी गुजारना चाहता था, अपने और इसके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। वो इससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसके लिए इतनी खास थी, वो इस डॉक्टर को बता नहीं सकता था और ना ही बताना चाहता था। इसका जाना ज़रूरी था, इसके बिजनेस को नुकसान हो रहा था।
लेकिन वो अपनी जान से प्यारी बीवी को, अपनी मोहब्बत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। बुखार सिर्फ आपके लिए होगा डॉक्टर, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा बीमार है। जिसने मेरी बीवी को बीमार कर दिया है, मैं इसके पास ही रहूँगा। मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी इसका ख्याल रखना है, इसका ठीक होना। वो उसके पास बैठते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और आंखें बंद किए पड़ी थी, लेकिन इसकी बातों को वो समझ सकती थी, सुन सकती थी। तो फिर आप इनके पास रहें और इनका ख्याल रखें। जब ये बेहतर हो जाए तब आप इन दोनों साथ चले जाएंगे। खुश हुई ये देखकर कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर भी इस दुनिया में होते हैं। अपनी मोहब्बत की कदर करते हैं, अपनी बीवी की कदर करते हैं। यकीन माने किसी और को खुश रखना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी मोहब्बत और फिक्र जताने से वो मोम हो जाती है। औरत की ज़िंदगी अपने शोहर और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसे और कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय मोहब्बत के, और मुझे यकीन है आपकी मोहब्बत में रहकर ये प्यारी सी लड़की और भी जल्द ठीक हो जाएगी। नई नई शादी है ना, तो ऐसे ही लड़की अपने पुराने घर को या अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा मिस करती है। आप कोशिश कीजिएगा इन्हें इनके वालिदैन से मिलाने की बेहतर महसूस करेंगी। ये फिर चलती हूँ, डॉक्टर से हिदायत देती बाहर निकल गई। इसे सच में दिलावर से मिलकर खुशी हुई थी। वो तो यही सोच रही थी कि दिलावर शाह भी अपने बाप की तरह एक कठोर इंसान होगा जागीरों के बारे में। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन ये जागीरदार अलग किस्म का जागीरदार था। बाबा जान आप बेफिक्र हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा हमारे हाथ में, वो भी कोई बड़ी चीज़ लग जाएगी। अभी तो इलेक्शन में पूरा 14 दिन बाकी है, अभी बहुत वक्त है। अगर हमने लोगों की हमदर्दी समेट ली तो यकीन करें सब हमारी तरफ हो जाएंगे। ये हमारी अवाम बहुत बेवकूफ़ है, बस थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें भी इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई इमोशनल गेम खेलना होगा। उन्हें देखते हुए कहने लगा, शाह साहब ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। यकीनन इनका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन ऐसा कौन सा खेल था जिस तरह से अवाम की हमदर्दी इन्हें हासिल हो जाए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था। इनके दिमाग में एक आइडिया आया तो सही, लेकिन वो काफ़ी ख़तरनाक था। वो अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं कर सकते थे। अगर वो अपने बेटे के साथ ये खेल खेलने में कामयाब हो जाते तो यकीनन इनका बेटा इलेक्शन जीत जाता, लेकिन शायद ज़िंदगी की बाजी हार जाता। वो अपने बेटे को तकलीफ देना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। बेशक दौलत बहुत बड़ी चीज़ है, इन जागीरदारों के पास दौलत की कमी तो ना थी, इन्हें कभी कोई चीज़ कमी नहीं हुई थी, लेकिन वो हुकूमत करना चाहते थे। आज से नहीं बल्कि 30 साल से इसलिए कोशिश में थे और मुसलसल नाकाम ही हुए थे। वो अपने नाकामी को अपने बेटे की कामयाबी में बदलना चाहते थे। वो अपनी जवानी से लेकर इस उम्र तक मुसलसल इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन अब तक इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। अब अपने जीत अपने बेटे के रूप में देखना चाहते थे। वो चाहते थे इनका बेटा जीत कर इनका मान बढ़ाए। वो अपने 30 साल का ख्वाब अपने बेटे के किसी गलती की नज़र नहीं होने देना चाहते थे। अपने बेटी की शादी को लेकर भी वो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। एक छोटे से खानदान की लड़की जो कि यतीम बेसहारा थी, वो अपने बेटे के साथ ब्याह कर लाए थे। वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, छोटी सी बात तो नहीं थी। वो इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। इनके इस फैसले को बहुत सराहा गया था। जिस तरह उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी एक गरीब खानदान में की थी, इनके बेटे ने इनकी पसंद के आगे सर झुका लिया। कोई नहीं जानता था कि कारिब शाह का ये फैसला इसके जिद जुनून का हिस्सा था, और अब वो चाहते थे कि वो इलेक्शन जीत जाए। इसकी जीत के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन जो खेल वो खेलने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जो इनके और इनके बेटे के बीच दूरियां लाने का सबब भी बन सकता था। लेकिन वो जानते थे कि वो अपने ख्वाब को पूरा कर लेंगे, और इनका ख्वाब पूरा होते ही इनका बेटा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। सियासत सब कुछ बुला देती है। फातिमा कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रही। अम्मा के कमरे में देखकर आ जाओ, इसको ढूंढ के लाओ, इसे भूख लगी होगी। हुरुलैन सीढ़ियाँ उतरती मुलाजमा से कहने लगी, जो थोड़ी देर पहले फातिमा को लेकर नीचे चली गई थी। काफ़ी देर कमरे में बैठी वो मुलाजमा के आने का इंतज़ार करती रही। जब वो नहीं आई तो मजबूरन इसे ही खुद नीचे आना पड़ा। बीबी जी वो सो गई थी, तो मैं इसे वहाँ बैठक में छोड़ आई। कारib साहब बाहर ही थे, इनको बता कर आई थी। मैं भी वहीं पर काम कर रही थी। अब जाकर देखा तो वहाँ पर नहीं थी। कारib साहब इसे अपने साथ ले गए होंगे, मुलाजमा ने इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा था। तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। वो जितना शुक्र अदा करती वो इतना कम था। इसके दिल में जो डर था ख़त्म हो चुका था। कारब अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वहाँ से अक्सर हवेली से बाहर लेकर जाता था और फिर घुमा फिरा कर वापस ले आता। हूर भी अब ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होती थी। कारब की बेतहाशा मोहब्बत ने इसे बेफिक्र कर दिया था। कारब अपने होने वाले इलेक्शन में मसरूफ़ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो फातिमा वक्त निकाल लेता था। सब कुछ मामूल पर आ गया था। फातिमा इन लोगों की ज़िंदगी के अहम हिस्सा बन चुकी थी। शाह साहब ने इसे कभी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसका चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो जो पोथी को देखकर परेशान हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। उन्होंने दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की।
اسے تو وہ شروع سے ہی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کی بیٹی کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی گھر میں شاہ صاحب کی نظروں میں، ورنہ باقی سب کے لیے تو وہ ان کی جان تھی۔ دادی کے لیے، سب باپ کے لیے وہ بے حد اہم تھی، اور اپنے شوہر کے بارے میں اماں نے بس اتنا ہی کہا تھا، وہ لڑکیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان کی بھی کوئی بات دل پر لے کر اداس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیٹی اور شوہر کو خوش رکھو، بس اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ جس طرح سے شوہر کے دل میں محبت ڈالی ہے، اسی طرح دادا کے دل میں بھی پوتی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور کوشش کرو کہ جلد ہی ایک بار پھر سے تمہاری گود ہری ہو جائے۔ شاہ صاحب بھی اپنے پوتے کو پا کر خوش ہو جائیں گے۔ اور ان کی بات پر اس کا جواب ہوتا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا بھی ضرور ہوگا۔